एपिसोड 281 टू 290। अध्याय 281। अध्याय 274। श्रीमती पाकर भीड़ के बीच में खड़ी थीं और जैसे ही उन्होंने बात की, आसपास की महिलाओं ने अपनी बातचीत रोक दी और जिज्ञासा प्रकट की। उनकी निगाहें एमिली और उसके पति पर एक समान रूप से टिकी हुई थीं। एमिली कार्लोस का हाथ पकड़े हुए कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। फादर पाकर एक तरफ खड़े थे, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। जब उन्होंने उस जोड़े को देखा तो उनका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उनकी आंखों में अहंकार की झलक दिखाई दी। स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई पिछली घटना के बाद पिता पुत्री का रिश्ता पूरी तरह से टूट गया था, जिससे यह मुलाकात और भी अजीब हो गई। एमिली ऐसी सार्वजनिक जगह पर एक और टकराव नहीं चाहती थी, नहीं वह चाहती थी कि अन्य लोग उसके और पाकर परिवार के बीच के मतभेद को देखें, इसलिए उसने कार्लोस का हाथ कसकर पकड़ लिया और अंदर चली गई। हालांकि श्रीमती पाकर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह कभी भी कमरे को पढ़ने वाली नहीं थी। उसे केवल ये याद था कि पिछली बार क्लाउड लेक विला में कार्लोस ने उसे कैसे अपमानित किया था और उसने एमिली को उससे गुप्त रूप से शादी करते हुए देखा था। उसका दिल आक्रोश से भरा था। उसने फिर से अपनी आवाज ऊंची की। उसका लहजा कुछ तीखा था। ओह, तुम सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ गए हो और अब तुम अपने माता पिता को भी नहीं पहचानते। इतने साल तुम्हें पालना कितना व्यर्थ गया। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी और अधिक लोगों की निगाहें उसकी ओर आकर्षित हुईं। आसपास की महिलाएं शुरू में तो केवल उत्सुक थीं, लेकिन श्रीमती पाकर की बातें सुनने के बाद उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि क्या हो रहा है। उनकी नजरें एमिली और कार्लोस पर घूम रही थीं। हालांकि एमिली आकर्षक थी, पर वह अपरिचित लग रही थी और किसी बड़े परिवार से भी नहीं थी। दूसरी ओर कार्लोस अलग था। कुछ महिलाएं, जिन्होंने पहले कार्लोस के साथ ब्लाइंड डेट तय करने की कोशिश की थी, उसे तुरंत पहचान गईं। महिलाओं में से एक ने कार्लोस के बगल में एमिली को आश्चर्य से देखा और बुदबुदाया, क्या ये कार्टर कबीले का जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर नहीं है? उसकी आवाज में आश्चर्य का भाव था। स्पष्टतः उसे कार्लोस को इस माहौल में देखने की उम्मीद नहीं थी। एक अन्य महिला ने कुछ असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर, क्या आपने नहीं सुना कि उन्हें बोर्ड से बाहर निकाल दिया गया है? उसकी बेटी की शादी एक बार कार्लोस के साथ तय हुई थी, लेकिन ये कभी साकार नहीं हो सका और अब कार्लोस को एक नई पत्नी के साथ देखकर उसे निश्चित रूप से बेचैनी महसूस हुई होगी। ये सुनकर अन्य महिलाओं ने एक बार फिर एमिली पर अपनी निगाहें गड़ा दी। उनकी आंखों में जांच का भाव दिखाई दे रहा था। एमिली की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, तभी कार्लोस ने धीरे से उसका हाथ दबाया। उसने ऊपर देखा और कार्लोस की गहरी निगाहों से उसकी नज़र मिली। कार्लोस ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। उसकी नज़र मिसेस पाकर पर पड़ी। एमिली, क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? एमिली ने शांति से उत्तर दिया, मैं उसे नहीं जानती। उसकी आवाज़ हल्की थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद दृढ़ता थी। उन्होंने बहुत पहले ही पाकर परिवार से संबंध तोड़ लिए थे। ये सुनकर श्रीमती पाकर तुरंत क्रोधित हो गईं। वे पहले से ही आक्रोश से भरी हुई थीं और अब तो और भी अधिक आक्रोश से भरी हुई थीं, मानो बारूद का ढेर जल गया हो। उसने एमिली को घूरा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। एमिली, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम्हारा विवाह एक धनी परिवार में हुआ है और अब तुम महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हो? यदि आपके पिता ने आपको कार्लोस के साथ ब्लाइंड डेट पर अपनी बहन की जगह नहीं भेजा होता, तो क्या आप कार्लोस के साथ संबंध बना पाती? उसकी आवाज़ तीखी और तीक्ष्ण थी। प्रत्येक शब्द कांटेदार तीर की तरह सीधे एमिली पर निशाना साध रहा था। श्रीमती पाकर के विचार में एमिली और उसकी मां कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से रखेले थीं। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया, जैसे गर्म तेल में पानी की एक बूंद तड़क रही हो, और तुरंत ही शोरगुल मच गया। एमिली पर और भी निगाहें टिक गईं। उन निगाहों में एक प्रकार का आनंद का भाव था, मानो वे किसी नाटक को घटित होते देखने का इंतजार कर रहे हों। तो क्या ये पता चला कि इस युवा मैडम कार्टर ने वास्तव में अपनी ही बहन की सगाई छीन ली? एक महिला पहले बोली। उसके स्वर में आश्चर्य था, लेकिन उसकी निगाहें खुशी से भरी हुई थीं। एक अन्य महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह जिस तरह दिखती है, वह पूरी तरह से एक लोमड़ी की तरह है। उसके शब्दों में ईर्ष्या थी, उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। एमिली की सुंदरता वहां उपस्थित लोगों की नजरों से छिपी नहीं थी, और अब जबकि उसकी शादी धनवान व्यक्ति से हो चुकी थी, तो स्वाभाविक रूप से वह दूसरों की ईर्ष्या को आकर्षित करती थी। एक और महिला ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसके स्वर में व्यंग्य था। धनवान व्यक्ति से विवाह किया और अपने माता पिता को भी नहीं जानती, सचमुच हृदयहीन। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उनके चारों ओर सहमति भरी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ये चर्चाएं घटती बढ़ती रहीं, या तो ईर्ष्या या व्यंग्य लेकर। प्रत्येक शब्द एक तीखे तीर की तरह था जो सीधे एमिली पर निशाना साध रहा था। अब तक कार्लोस का चेहरा काला पड़ चुका था। वह प्रतिक्रिया देने ही वाला था, लेकिन एमिली की हरकत ने उसे रोक दिया। एमिली ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था और वह धीरे धीरे श्रीमती पाकर के पास गई। उसकी नज़र चाकू की तरह तेज थी। श्रीमती पाकर उसकी उपस्थिति से अचंभित हो गईं और सहज रूप से पीछे हट गईं, लेकिन एमिली ने अपना हाथ उठाने में संकोच नहीं किया और एक तेज, जोरदार थप्पड़ के साथ उसने श्रीमती पाकर को जोरदार थप्पड़ मारा। श्रीमती पाकर की चीख ने हॉल की शांति को तुरंत भंग कर दिया। उनकी मोटी नींव टूटकर गिर गई और उसके नीचे सदमे और क्रोध से भरा चेहरा प्रकट हो गया। एमिली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मां को मारने की? फादर पाकर का चेहरा पीला पड़ गया। वे क्रोध से कांप रहे थे और एमिली को रोकने के लिए आगे बढ़े। हालांकि कार्लोस तेजी से आगे बढ़ा। उसकी आकृति धुंधली हो गई और उसने फादर पाकर की बाहों को पीछे की ओर मोड़कर उन्हें अपनी जगह पर मजबूती से पकड़ लिया। कार्लोस की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी आंखों से निर्विवाद अधिकार झलक रहा था जब वह धीमी आवाज में बोल रहा था, फादर पाकर, क्या आप इतनी जल्दी अस्पताल वापस जाने की सोच रहे हैं? फादर पाकर चौंक गए और तुरंत चुप हो गए। एमिली की नज़रें मिसेस पाकर से हट ही नहीं रही थी। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उनकी आवाज़ में ठंडक का एहसास था। वह मेरे लिए कैसी माँ है? ये थप्पड़ उस थप्पड़ के लिए है जो उसने मुझे पाकर परिवार में मेरे पहले दिन मारा था। उसके शब्द स्पष्ट रूप से सभी के कानों में पड़े, जिससे आसपास की उच्च समाज की महिलाएं अचंभित रह गईं।
एमिली ने आगे कहा, मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है और मैंने उससे एक पैसा भी नहीं लिया है। हेनरी, आप भी केवल मेरे जैविक पिता हैं, लेकिन बचपन से ही मैं अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई विरासत पर निर्भर रहा हूँ। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, फिर भी प्रत्येक शब्द फादर पाकर के दिल पर भारी हथौड़े की तरह प्रहार कर रहा था। फादर पाकर के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एमिली अपनी माँ की विरासत के बारे में इतनी जानकार होगी। पहले तो उन्होंने सोचा था कि एमिली, जो उस समय किशोरी थी, कुछ भी नहीं समझती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह काफ़ी समय से सब कुछ जानती है। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक थी। उसे डर था कि एमिली ऐसे रहस्य उजागर कर सकती है जो उजागर नहीं होने चाहिए। एमिली की निगाहें थोड़ी ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह फादर पाकर की चिंताओं को समझ रही हो। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी माँ की विरासत से आपको कितना लाभ हुआ? वर्षों से चल रही हेराफेरी के बारे में क्या आपको लगता है कि मैं सचमुच नहीं जानता? उसके शब्दों ने फादर पाकर की कमजोरी पर सीधा प्रहार किया। फादर पाकर का चेहरा अत्यंत अप्रिय हो गया। वे सहज रूप से इसका खंडन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। आसपास की उच्च समाज की महिलाएं आपस में फुसफुसा रही थीं। उनकी आंखों में गपशप का भाव झलक रहा था। एमिली की नज़र सब पर पड़ी। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। यदि तुमने मेरे बारे में बुरा बोलने या मुझे फिर से दुखी करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को कष्ट में डाल दूंगी। बोलने के बाद वह कार्लोस के पास गई और उसके साथ पुनः हाथ मिलाया। एमिली और कार्लोस की आकृतियां धीरे धीरे हॉल के अंत में गायब हो गईं। उनके कदम दृढ़ और स्थिर थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे आसपास के शोर से अप्रभावित थे। उस जोड़े को बेरुखी से जाते देख मिसेस पाकर खुद को रोक नहीं पाईं। अपना चेहरा ढंककर वह दौड़कर फादर पाकर के पास गईं। उनकी आवाज़ में सिसकियां भरी थीं। हेनरी, तुम तो बस उस छोटी कुतिया को मुझे मारते हुए देख रहे हो। इस समय श्रीमती पाकर के आंसू और मेकअप अस्त व्यस्त थे। जो कभी नाजुक चेहरा था, अब बहुत भद्दा लग रहा था। फादर पाकर ने उसे इस अवस्था में देखा। उन्हें ऐसा घृणा महसूस हो रहा था मानो उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। उनका हृदय क्रोध से भरा हुआ था। वह पहले से ही श्रीमती पाकर के आवेगपूर्ण कार्यों से असंतुष्ट था और अब वह सहनशीलता की सीमा तक पहुंच गया था। उसकी आवाज़ में क्रोध भरा भाव था। चुप रहो। क्या मैंने तुम्हें बाहर जाने से पहले नहीं कहा था कि उसे उकसाना मत? क्या तुम मुझे और छोटी सोफी को शर्मिंदा नहीं कर रहे हो? फादर पाकर का चेहरा लाल था। उनकी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी, जो अत्यंत कठोर थी। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। न केवल उनकी आधिकारिक पदोन्नति का दिन, बल्कि उन्होंने सोफी के एक महत्वपूर्ण विभाग में प्रवेश की खुशखबरी सार्वजनिक रूप से घोषित करने की योजना बनाई थी। यह पारिवारिक गौरव का क्षण होना था। फिर भी श्रीमती पाकर के आवेगपूर्ण कार्यों के कारण ये सब बर्बाद हो गया। आसपास की उच्च समाज की महिलाएं और सहकर्मी लंबे समय से इस तमाशे से आकर्षित थीं। उनकी आंखों में थोड़ा बहुत आनंद और यहाँ तक कि कुछ उपहास भी झलक रहा था। जो लोग पहले से ही फादर पाकर की पदोन्नति के खिलाफ बोल रहे थे, अब वे खुलेआम तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखा रहे थे। फादर पाकर का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। उनका दिल शर्म और गुस्से से भरा हुआ था। वे चाहते थे कि काश उन्हें कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां वे छिप सकें और सब कुछ भूल सकें। फादर पाकर की डांट सुनकर मिसेस पाकर और भी जोर से रोने लगीं। उनका गला रुंध गया और उन्होंने कहा, मैं तो बस उस छोटी कुतिया को सबक सिखाना चाहता था। वह सचमुच तुम्हें पहचानने की हिम्मत नहीं करती। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, फादर पाकर ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस, तुम्हें पता है कितने लोग तुम्हारा सीन देख रहे हैं। आज का दिन मेरे प्रमोशन के लिए अच्छा दिन होना चाहिए था और तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ी करने की हिम्मत की। उसकी आवाज़ में थोड़ी कंपन थी, जो स्पष्ट रूप से उसकी सीमा से बाहर थी। फादर पाकर की डांट के बाद श्रीमती पाकर को अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। आगे कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पाईं, केवल चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगीं। फादर पाकर अपनी जगह पर खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए अपनी भावनाओं को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ही दूरी पर एक जोड़ी खोजी आंखें उनकी दिशा में देख रही थीं। क्या अभी अभी कार्लोस और उसकी पत्नी आए थे? कुछ गार्ड वक्ता के पास खड़े थे और उनकी बात सुनकर उन्होंने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। रिश्तेदारी से युवा मास्टर, निमंत्रण सूची में नामों की तुलना करने पर पता चला कि वे ही होंगे। ऐसा कहा जाता है कि यह कार्लोस नाम का युवक बदमाश है और जहां तक उसकी पत्नी का सवाल है, वह पाकर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। सबसे बड़ी बेटी? तो वह सोफी की बहन है। हेनरी और सोफी ने उसका कभी जिक्र क्यों नहीं किया? दूसरे व्यक्ति की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं और एमिली के जाते हुए शरीर की ओर देखने पर अधिक विचार विमर्श प्रतीत हुआ। अध्याय 282, अध्याय 275। जब उनके आसपास के लोगों की संख्या अंततः कम हो गई, तो एमिली पाकर ने अपराध बोध से ग्रस्त होकर धीरे से कार्लोस की आस्तीन खींची। पहले के लिए क्षमा करें, मैंने। वह वहीं रुक गई। उसकी आंखों में क्षमा याचना का भाव था। नए अधिकारी का पदभार ग्रहण करना एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिस पर असंख्य लोगों की निगाहें टिकी हुई थीं। काटर कबीले समूह के प्रतिनिधियों के रूप में उनका हर कदम, उनका हर शब्द परिवार की छवि का प्रतिनिधित्व करता था। एमिली समझ गई कि उसका पिछला कदम कुछ हद तक आवेगपूर्ण था, लेकिन उसने इसे बहुत लंबे समय तक दबाए रखा था और उसके अंदर का गहरा गुस्सा अंततः फूट पड़ा। उसका थोड़ा जिद्दी व्यवहार कार्लोस की आंखों में उतर आया और उसकी नज़रें थोड़ी नरम पड़ गईं। उसने धीरे से एमिली का हाथ थाम लिया। उसका स्वर हल्का मगर कुछ चिढ़ाने वाला था। मैं आपसे पहले पूछना भूल गया था, क्या आपके हाथ में दर्द हुआ? अगली बार मैं इस तरह का कठिन काम संभाल लूंगा। वह हल्के से मुस्कुराया, जिससे एमिली क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। कार्लोस ने अपना सिर नीचे किया और एमिली के हाथ को ध्यान से देखा। उसकी उंगलियां पतली और नाजुक थीं, त्वचा बिल्कुल सफ़ेद, लेकिन उसकी उंगलियां कुछ नंगी सी लग रही थीं, मानो कुछ छूट गया हो। कार्लोस को याद आया कि एमिली ने अंगूठी नहीं पहनी थी। उसे याद आया कि ड्रेसिंग रूम में कई दराज खूबसूरत अंगूठियों से भरे पड़े थे, फिर भी उसने आज कुछ नहीं पहना था।
कार्लोस के बड़े हाथ ने एमिली के हाथ को धीरे से थाम लिया, उसकी उंगलियां सहजता से कोमल स्पर्श के साथ उसे मसल रही थीं। अरे, मैं तुम दोनों को हर जगह ढूंढ रहा था, तो तुमने यहाँ चुपके से आने और अपना स्नेह दिखाने का फैसला किया। एक हल्की ईर्ष्या भरी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। फे मैनर और उनकी बहन लिलियाना मैनर औपचारिक पोशाक में आए। वे दोनों थोड़े असहज लग रहे थे, जाहिर है पहली बार ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। फे मैनर के चेहरे पर निराशा के भाव थे। मैनर दंपत्ति ने अपने बचपन में दुनिया भर की यात्रा की थी और अपने भाई बहनों को देश में ही छोड़ दिया था। कार्टर क्लैन ग्रुप में नए अधिकारी के इस उद्घाटन के लिए मैनर परिवार ने विशेष रूप से भाई बहनों को उपस्थित होने के लिए भेजा था। हालांकि ये औपचारिक और गंभीर अवसर उनके लिए बिल्कुल अपरिचित था और उन्हें बातचीत करने में कठिनाई हो रही थी। जब उन्होंने आसपास पूछताछ की तो उन्हें पहले हुए हंगामे के बारे में पता चला। लगता है आपका भाई आपको पारिवारिक व्यवसाय में शामिल करने की योजना बना रहा है। कार्लोस एमिली के साथ सहजता से हाथ मिलाते हुए स्थिर और संयमित कदमों से चलते हुए बातचीत करते हुए अंदर चले गए। फे ने आह भरी, उसके चेहरे पर बेबसी का भाव था, फिर भी उसकी भौहों पर गर्व की झलक थी। उसने कंधे उचकाए, उसके स्वर में शिकायत का भाव था। हाँ, मेरा भाई इन दिनों लगातार मुझे उपदेश दे रहा है और मुझसे प्रबंधन के बारे में और अधिक सीखने का आग्रह कर रहा है। वह कहते हैं कि मुझमें इसके लिए प्रतिभा है और जोर देते हैं कि मैं प्रबंधन सीखने के लिए पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो जाऊं। इससे पहले फे ने कार्टर ऑटोमोटिव में कुछ शेयर खरीदे थे, जो शुरू में एक अच्छे दोस्त की मदद करने के लिए एक सनक मात्र थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जब कार्टर ऑटोमोटिव एक नई कार लॉन्च करेगा तो शेयरों में इतनी तेजी आएगी कि उसे अच्छी खासी रकम मिलेगी। कार्टर ऑटोमोटिव के बारे में बात करते हुए फे को अपने अच्छे दोस्त की हाल की परेशानियों की याद आ गई और उसने सोचा कि क्या उसके शब्द कोई यादें जगाएंगे। सौभाग्यवश इस समय तक वे भोज कक्ष में पहुंच चुके थे। प्रथम अधिकारी का निवास भव्य और प्रभावशाली था, जिसमें शास्त्रीय और आधुनिक तत्वों का सम्मिश्रण था, जिससे ये गंभीर और सुरुचिपूर्ण दोनों बन गया। निवास के बगीचे में करीने से काटे गए लॉन और बारीकी से सजाए गए फूलों की क्यारियां थीं, जो एक आकर्षक विरोधाभास पैदा कर रही थीं। भोज कक्ष विशेष रूप से विशाल था, जिसकी ऊंची छतें शानदार क्रिस्टल झूमरों से सजी थीं, जो पूरे हॉल में मृदु एवं उज्ज्वल प्रकाश फैला रही थीं। चारों ओर ताजे फूल रखे गए थे, जिनसे हल्की सुगंध आ रही थी, जिससे उस स्थान में जीवंतता का स्पर्श आ रहा था। इस समय भोज कक्ष पहले से ही मेहमानों से भरा हुआ था, एक भव्य अखाड़ा जिसमें 5 या 600 लोगों को समायोजित करने की क्षमता थी, शोर और उत्साह से भरा हुआ था। पुरुष और महिला सेवक मेहमानों के बीच आते जाते रहते थे तथा पेय पदार्थों, वाइन और उत्तम चीनी तथा पश्चिमी व्यंजनों से भरी चांदी की ट्रे लेकर आते जाते रहते थे तथा उपस्थित लोगों को सेवाएं प्रदान करते थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप में से कुछ लोग कुछ पीना चाहेंगे? हल्की घबराहट से भरी एक आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक महिला सवा उनके पास खड़ी थी, जिसके हाथ में एक चांदी की ट्रे थी जिस पर शैंपेन के कई गिलास रखे हुए थे। उसकी आवाज़ नर्म और विनम्र थी, जिसमें थोड़ी बेचैनी की झलक थी। एमिली जवाब देने ही वाली थी कि अचानक वह ठिठक गई। उसने अपने सामने खड़ी महिला सेवक को ध्यान से देखा और उसे पहचान लिया। रेनी वाइट। उसकी आवाज़ में आश्चर्य का भाव था और उसकी आंखों में विस्मय का भाव। रेनी वाइट ने खूबसूरत ऑर्किड पैटर्न वाली कढ़ाई वाली अल्बास्टर की पाव पहनी हुई थी, जो उसके पतले और नाजुक शरीर को और भी निखार रही थी। उसके बालों को एक नीची जुड़ी में बांधा गया था तथा कुछ बिखरे हुए बाल उसके कानों को घेरे हुए थे, जिससे उसे असाधारण रूप से सुंदर लुक मिल रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नम और शर्मीली थीं। उसकी नज़र एमिली के बगल में कार्लोस पर तेजी से घूम गई, फिर उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, भाई कार्टर, बहन एमिली पाकर, क्या संयोग है? मैं यहाँ अंशकालिक काम कर रहा हूँ। कार्लोस की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह नहीं जानता था कि रेनी वाइट बेरोजगार है। फे मैनर ने भी रेनी वाइट को पहचान लिया और उसके चेहरे पर अतिशयोक्तिपूर्ण भाव उभर आया। रेनी वाइट, आप एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, आप यहाँ वेट्रेस के रूप में क्यों काम कर रही हैं? रेनी वाइट की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, उसकी आंखों में शर्मिंदगी की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी से अपना मूड ठीक किया और धीरे से कहा, मुझे अभी तक कोई नई नौकरी नहीं मिली है और यहाँ दैनिक मजदूरी ठीक ठाक है। उसकी आवाज़ मच्छर की तरह पतली थी और थोड़ी असहज लग रही थी। लिलियाना मैनर की आंखों में सतर्कता का भाव था। किसी औरत की छठी इंद्री ने उसे बताया कि यह औरत बिल्कुल सफ़ेद कमल है। वह जानती थी कि यह औरत भाई कार्टर की कंपनी में काम करती है और उसने जोर देकर कहा कि उसका भाई रेनी वाइट को नौकरी से निकाल दे। युवा अवस्था में अधिक अनुभव प्राप्त करना अच्छा है। कार्लोस ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसका स्वर शांत और स्वाभाविक था, मानो वह किसी सामान्य बात पर चर्चा कर रहा हो। उसने लापरवाही से एक गिलास शैंपेन उठाया और फिर रेनी वाइट से धीरे से कहा, एमिली गर्भवती है और पी नहीं सकती, उसके लिए एक गिलास संतरे का जूस ले आओ। उनकी आवाज़ कोमल और विनम्र थी, लेकिन उनके लहजे से दूरी का एहसास हो रहा था, मानो रेनी वाइट वास्तव में एक साधारण वेट्रेस हो। रेनी वाइट की धुंधली बड़ी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। जब उसकी निगाहें एक क्षण के लिए कार्लोस और एमिली पर टिकी रहीं, ऐसा लग रहा था कि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, लेकिन दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, धीरे से सहमति जताई, फिर संतरे का जूस लेने के लिए मुड़ी। जब वह संतरे का जूस लेकर लौटी तो एमिली और कार्लोस पहले ही कई सरकारी अधिकारियों से बातचीत शुरू कर चुके थे। रेनी वाइट जानबूझकर एक ट्रे लेकर पास ही इधर उधर घूम रही थी। उसकी हरकतें सहज लग रही थीं, लेकिन उसकी नज़रें बीच बीच में एमिली और कार्लोस की तरफ उठ जातीं। वह अपने होठों पर एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर, ठंडी मुस्कान के साथ गुप्त रूप से विचार कर रही थी। उसकी नज़र में एमिली बस एक साधारण सी नर्स थी। अगर वह अपनी गर्भावस्था के बल पर यंग मैडम कार्टर भी बन जाती तो भी इस भव्य माहौल में, जहां उसे विभिन्न उच्च वर्गों के लोगों का सामना करना पड़ता, वह कभी भी फिट नहीं बैठ पाती। ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में यहाँ कैसे फिट हो सकता है? रेनी वाइट ने सोचा। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था।
उसने महसूस किया कि एमिली की उपस्थिति महज एक दुर्घटना थी और कार्लोस को यह एहसास हो जाएगा कि वह महज एक सुंदर चेहरा है जिसमें उसकी बराबरी करने की क्षमता नहीं है। हालांकि जब एमिली ने कई भाषाओं के बीच सहजता से बातचीत की और विदेशी अधिकारियों के साथ राजनीति से लेकर अर्थशास्त्र और विभिन्न राष्ट्रीय रीति रिवाजों तक के विषयों पर धाराप्रवाह बातचीत की, तो ट्रे पकड़े हुए रेनी वाइट का हाथ थोड़ा कांपने लगा। इस दौरान कार्लोस एमिली के पास ही रहा, उसकी आंखें शांत से बेचैन होती रहीं। उसकी निगाहों में रेनी वाइट को साफ तौर पर प्रशंसा और एक ऐसी चमक दिखाई दी जो उसने भाई कार्टर की आंखों में पहले कभी नहीं देखी थी। मैनर की बहनें फे और लिलियाना बातचीत में शामिल नहीं हो सकीं और किनारे से रेनी वाइट की छोटी छोटी हरकतें देख रही थीं। लिलियाना ने धीरे से फे से कहा, भैया उसकी आंखें देखो, वह सचमुच असंतुष्ट लग रही है। फे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धीमी आवाज में कहा, यह बिल्कुल सामान्य बात है, वह शायद सोचती है कि वह कार्लोस के लिए सबसे उपयुक्त है। लिलियाना ने आंखें घुमाई, उफ, उसे खुद को आईने में देखना चाहिए। सिस्टर एमिली पाकर उससे कहीं बेहतर है। लिलियाना की आंखें एमिली की ओर देखते ही चमक उठीं। रेनी वाइट निराश होकर एक कोने में चली गई और तभी एक हाथ अचानक आगे बढ़ा और उसकी आस्तीन खींच ली। मैं कुछ समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। सोफी पाकर की आवाज़ में थोड़ी नाराजगी थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और आंखों में एक बेचैनी थी। सोफी पाकर ने ऑफ वाइट बिजनेस सूट पहना हुआ था जो सक्षम और तेज दिख रहा था। सोफी सचिव कार्यालय में काम करती थी और आज के उद्घाटन समारोह की योजना बनाने में शामिल थी। प्रारंभिक तैयारियों से लेकर साइट पर व्यवस्था तक उन्होंने बहुत प्रयास किया था। समारोह की तैयारी बहुत अच्छी थी जिसके कारण उच्च अधिकारियों ने उसकी प्रशंसा की। हालांकि जब वह अच्छे मूड में थी तो उसकी मां की रोती हुई शिकायतों ने उसका मूड खराब कर दिया। सोफी की नज़र आगे की भीड़ पर पड़ी और उसकी नज़र तुरंत एमिली और कार्लोस की आकर्षक आकृतियों पर पड़ी जो उनके बीच खड़े थे। एमिली ने एक सुंदर और शांत व्यवहार प्रदर्शित किया, एक सौम्य मुस्कान धारण की और सहजता से मेहमानों के साथ बातचीत की। कार्लोस उसके बगल में खड़ा था, थोड़ा मुड़ा हुआ, मानो पूरी दुनिया एमिली के चारों ओर घूम रही हो। दोनों एक साथ खड़े होकर एक आदर्श पेंटिंग की तरह दिख रहे थे जो अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। सोफी एमिली को देखते ही उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक चमक दौड़ गई। उसने दांत पीसकर धीरे से गालियां दीं। उस नीच एमिली ने इतने सारे लोगों के सामने मेरी मां को अपमानित करने का साहस किया। उसकी आवाज़ में द्वेष की झलक थी और उसकी आंखों में द्वेष की झलक थी। अपने आप को पुनः देखते हुए गहरे रंग का बिजनेस सूट पहने सोफी हालांकि सक्षम थी, इस समारोह में एक साधारण स्टाफ सदस्य थी जो बैठने और आराम करने का मौका दिए बिना इधर उधर भागने में व्यस्त थी, जबकि एमिली सुर्खियों में खड़ी होकर सभी की प्रशंसा का आनंद ले सकती थी। इस तुलना ने सोफी को और भी असंतुलित महसूस कराया। उसने गहरी सांस ली, शांत दिखने की कोशिश की और धीमी आवाज में रेनी वाइट को निर्देश दिया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, अभिनय का अवसर ढूंढो। रेनी वाइट एक पल के लिए झिझकी, फिर कार्लोस की तरफ देखा। आखिरकार उसने मन बनाया, शैंपेन के कुछ गिलास लिए और कार्लोस की ओर चल पड़ी। अध्याय 283, अध्याय 276। रेनी वाइट ने भीड़ के बीच से सावधानीपूर्वक अपना रास्ता बनाया और तेजी से कार्लोस की ओर बढ़ी। कार्लोस की नज़र एमिली पाकर पर ही टिकी रही। वह काफ़ी देर तक खड़ी रही, थोड़ी थकी हुई लग रही थी, कभी कभी अपनी कमर को धीरे से पकड़ लेती, लेकिन उसकी भौहों और आंखों में अब भी एक विनम्र मुस्कान थी। कार्लोस ने जल्दी से उसे अपने हाथों में ले लिया, विनम्रता से सिर हिलाया और कुछ विदेशी अधिकारियों से धाराप्रवाह फ्रेंच भाषा में माफ़ी मांगी। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी खराब है। एमिली को कार्लोस ने पास बैठने में मदद की। कार्लोस ने आधी गंभीरता से आधी चिढ़ाते हुए कहा, आप शायद एक महाप्रबंधक के रूप में बहुत समर्पित हैं, कार्टर क्लान के वेतन में ओवरटाइम वेतन शामिल नहीं है। हालांकि आज हम कार्टर कबीले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि अब आप मेरे सहायक हैं। हमने कई परियोजनाओं पर एक साथ चर्चा की है जो सभी कार्टर कबीले के लिए बहुत फायदेमंद हैं। जैसे ही दोनों के बीच बातचीत हुई, उस क्षण पहले की अप्रियता समाप्त हो गई। तभी फे मैनर ने दूर से हाथ हिलाकर कार्लोस को बुलाया। पता चला कि उनके बचपन के कुछ दोस्त भी आज रात आए थे। कार्लोस ने एमिली को कुछ शब्दों में याद दिलाया, उसे बैठने और आराम करने के लिए कहा, फिर उठकर उसके पास चला गया। एमिली ने हल्के से सिर हिलाया। कार्लोस के चले जाने के बाद उसने अपने दर्द और सूजे हुए टखने पर हल्के से चुटकी काटी। वह 5 महीने से ज्यादा की गर्भवती थी और हालांकि उसका शरीर बमुश्किल ही छुपाया जा सकता था, फिर भी उसका शरीर जल्दी थक जाता था। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद उसके टखने थोड़े सूज गए थे। वह आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसे अपने हाथ में मिनरल वाटर की एक ठंडी बोतल का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा तो देखा कि एडम विलो उसके बगल में खड़ा था। उसने सफ़ेद सूट पहना हुआ था जिसका कॉलर थोड़ा खुला हुआ था और वह बहुत ही आकर्षक लग रहा था। एमिली की ओर देखते हुए उसकी दृष्टि जटिल थी और वह एमिली के टखने पर ठंडा मिनरल वाटर रखने के लिए नीचे झुका। एमिली ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तार्किक रूप से एडम विलो को यहाँ नहीं होना चाहिए। एडम विलो ने तब समझाया, मैं चेयरमैन के साथ आया था, वह शीर्ष अधिकारी हैं और मेरे पिता के पुराने परिचित हैं। वह कुछ देर रुका, फिर बोला, मैं अभी आया, आपको मेहमानों से बात करते देखा और मुझे लगा कि आप थोड़े असहज लग रहे हैं। उसने विनम्रतापूर्वक किंतु दूर से ही सही धन्यवाद देते हुए मिनरल वाटर की बोतल स्वीकार कर ली। एडम विलो पास खड़ा था, उसकी नज़र एमिली से हट ही नहीं रही थी। उसने उसके थोड़े से उभरे हुए पेट को देखा और उसके भीतर जटिल भावनाओं की लहर दौड़ गई। वास्तव में वह बहुत पहले ही आ चुका था और उसने एमिली को मेहमानों से बात करते हुए पूरा दृश्य देखा था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उसने केवल अपने आप को ही दोषी ठहराया कि वह एमिली के गुणों के प्रति अंधा था, तथा ये सोचकर आश्चर्यचकित था कि उसे एमिली की कीमत का एहसास अभी क्यों हुआ। भाई कार्टर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
बैंक्वेट हॉल के दूसरी ओर कार्लोस कुछ मित्रों के साथ बातचीत कर रहा था। उसकी निगाहें कभी कभी हॉल के दूसरी ओर चली जाती थीं। उस समय हॉल में लोगों की भीड़ थी, रोशनी जगमगा रही थी और मेहमान छोटे छोटे समूहों में इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। हालांकि कार्लोस के विचार उनके साथ नहीं थे, उसकी आंखें कुछ खोज रही थीं। लेकिन अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, एमिली जिस स्थान पर बैठी थी वह मेहमानों के एक समूह के कारण स्पष्ट हो गया। कार्लोस ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, थोड़ा चिंतित महसूस किया, बातचीत को जल्दी से समाप्त करना और एमिली के पास वापस जाना चाहा। तभी रेनी वाइट वहां आ गई। उसके चेहरे पर एक डरपोक भाव था, उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह कार्लोस के पास खड़ी थी, अपना सिर थोड़ा नीचे किए हुए, उसकी आवाज़ लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। भाई कार्टर। कार्लोस ने अपना सिर घुमाया। रेनी वाइट की शक्ल देखकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। रेनी वाइट ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में झिझक की झलक थी, लेकिन जल्द ही वह फिर से दृढ़ हो गई। उसने धीरे से कहा, भाई कार्टर, मैंने सिस्टर एमिली पाकर को वहां बैठे देखा और वह थोड़ी अस्वस्थ लग रही हैं। मैंने उन्हें अभी अभी एक गिलास पानी दिया है, लेकिन वह अभी भी ठीक नहीं लग रही हैं। कार्लोस की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई और उसने तुरंत रेनी वाइट को बीच में टोक दिया। अब वह कैसी है? क्या तुम्हें यकीन है कि वह बीमार है? रेनी वाइट ने चिंता से सिर हिलाया। वह भी अभी अपना टखना रगड़ रही थी और उसने थोड़ा पानी पिया है, लेकिन वह अभी भी बहुत थकी हुई लग रही है। कार्लोस ने कुछ और नहीं कहा और तुरंत एमिली की ओर बढ़ गया। उसके कदम तेज थे, उसकी आंखों में एक तत्परता झलक रही थी। अध्याय 284। अध्याय 277। जब एमिली पाकर बाथरूम से बाहर निकली तो बाहर कोई नहीं था। लगभग सहज ही वह लाउंज की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह लाउंज के दरवाजे पर पहुंची, एमिली के कदम अचानक रुक गए। वह दरवाजे पर खड़ी थी, हल्की सी हौंफ रही थी, उसका हाथ हवा में लटका हुआ था। वह इस बात को लेकर झिझक रही थी कि दरवाजा धक्का देकर खोले या नहीं। इस समय कमरे के अंदर से अस्पष्ट आवाज़ों की एक श्रृंखला आई, जो दबी हुई आवाज़ों के साथ मिलकर उसके दिल में कठोरता से चुभ रही थी। एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा, भयंकर दर्द होने लगा, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां भी हल्के से कांपने लगीं। वह एक कदम पीछे हट गई, ठंडी दीवार के सहारे टिक गई। थोड़ी देर बाद उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई, मानो वह अपनी ही नादानी का मजाक उड़ा रही हो या शायद खुद को दिलासा दे रही हो। एमिली, तुम किससे डर रही हो? वह धीरे से अपने आप से बुदबुदाए। ये वही विश्वासघात है कि वह एडम विलो के साथ सभी संबंध इतने निर्णायक ढंग से तोड़ सकी, जबकि कार्लोस के साथ ऐसा करने में असमर्थ रही। वह एक बार फिर दरवाजे के पास पहुंची। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़े हुए थीं, उसकी हथेली में पसीने की बूंदें उभर रही थीं। ठंडे धातु के स्पर्श से उसकी दिल की धड़कन और भी तेज हो गई थी। अंततः उसने अपने होंठ काटे, आंखें बंद की और दरवाजा खोलने का साहस जुटाने ही वाली थी। लेकिन इस समय एक बड़े हाथ ने अचानक उसे ढक लिया। गर्म स्पर्श ने उसे तुरंत जकड़ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ऐसी आदत होगी। उस आदमी की गहरी धीमी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, जिसमें थोड़ी सी छेड़खानी और चंचलता थी। एमिली ने तेजी से अपना सिर घुमाया और देखा कि कार्लोस उसके ठीक पीछे आधे मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। उसकी जैकेट गायब थी, उसने केवल एक शर्ट पहन रखी थी, जिसका कॉलर थोड़ा खुला हुआ था, जिससे उसकी कॉलरबोन की झलक दिख रही थी और उसके चारों ओर शराब की हल्की गंध थी। कार्लोस ने उसे आधी मुस्कान के साथ देखा और एमिली का चेहरा एक पल में ही लाल हो गया। सहज ही उसने अपने पीछे वाले कमरे की ओर देखा, जहां स्पष्ट आवाज और भी तेज लग रही थी, मानो जानबूझकर उसे उकसा रही हो। अचानक उसे फिर से दिल की धड़कन महसूस हुई। आप? एमिली बोलना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कार्लोस ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया, उसके मुंह के कोने पर मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। क्यों? क्या आप अंदर जाकर देखना चाहते हैं? उसने अपना सिर नीचे किया, एमिली के चेहरे के और पास झुक गया। उसकी सांसें उसके कान के निचले हिस्से से टकरा रही थीं, जिससे एमिली का चेहरा और भी लाल हो गया। वह एक कदम पीछे हटी, लेकिन कार्लोस ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपनी बाहों में खींच लिया। कोई आ रहा है। कार्लोस ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसकी नज़र तेजी से पीछे गलियारे पर पड़ी। उसकी प्रतिक्रिया असाधारण रूप से तेज थी। लगभग तुरंत ही उसने एमिली की कलाई पकड़ी और उसे तेजी से एक कोने में खींच लिया। वहां एक मजबूत स्तंभ था, जो दोनों की आकृतियों को पूरी तरह से छिपा रहा था। उसके द्वारा खींचे जाने पर एमिली थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन उसने संघर्ष नहीं किया। सहज रूप से उसने कार्लोस का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अभी भी अपने कान के पास कार्लोस की धीमी आवाज़ सुन सकती थी, जो कह रही थी, आवाज़ मत करो। तभी सोफी पाकर और एडम विलो साथ साथ वहां आए। एडम के चेहरे पर उदासी थी, उसकी बाहों के बीच एक गहरी सिलवट थी, मानो वह किसी बुरे मूड में हो। हालांकि सोफी बहुत उत्साहित थी, मानो उसने कोई बड़ा रहस्य खोज लिया हो। वह एडम को घसीटते हुए उत्सुकता से लाउंज के दरवाजे की ओर दौड़ी और अंदर से आवाज़ें सुनकर एडम के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसकी आंखें चकरा गईं, ऐसा लग रहा था कि वह विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर भी सोफी उत्साह से भरी हुई थी, उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह किसी भव्य शो का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। वह दरवाजे के सहारे झुक गई, कान खड़े कर लिए, कुछ देर तक सुनती रही। उसकी आवाज़ में उत्साह का भाव था। क्या सचमुच रेनी वाइट और कार्लोस अंदर हैं? अंदर की आवाज़ें सुनकर एडम को बस यही महसूस हुआ कि उसका मुंह सूख गया है। वह अपने होंठ चाट रहा था, उसकी आवाज़ कुछ सूख गई थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें अंदर जाते देखा। मुझे पता था, दुनिया में ऐसी कोई बिल्ली नहीं जो मछलियां न चुराए। कार्लोस इतने लंबे समय तक एमिली के गर्भवती होने का दर्द कैसे सह सकता था? सोफी के स्वर में व्यंग्य और खुशी की झलक थी। सोफी की आंखों में गणनात्मक विजय की झलक दिखाई दी। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, जिससे एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। मुझे तो बस इतना पता था कि कार्लोस को रेनी वाइट पसंद है। ऊपरी तौर पर वह एमिली की बहुत परवाह करता हुआ प्रतीत होता है, फिर भी पर्दे के पीछे वह रेनी वाइट के साथ उलझा हुआ है। इस बार यह बहुत बढ़िया है, एमिली को निश्चित रूप से छोड़ दिया जाएगा।
वह एडम की ओर मुड़ी, उसकी निगाहों में उम्मीद की झलक थी। एडम, क्या आपको लगता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? शायद हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ भी सकें। उसकी आवाज़ में उत्साह का भाव था, मानो उसने पहले ही एमिली को टूटा हुआ और हताश देख लिया हो। फिर भी एडम ने थोड़ा सा मुंह बनाया, उसकी निगाहों में कुछ हिचकिचाहट दिख रही थी। क्या आप कार्टर कबीले को बर्बाद करना चाहते हैं? भले ही कार्लोस को बोर्ड से बाहर कर दिया गया है, फिर भी वह कार्टर वंश का उत्तराधिकारी है। एमिली के बारे में सोचते ही उसकी भावनाएं अवर्णनीय रूप से जटिल हो गईं। लेकिन सोफी ने इसे खारिज कर दिया, उसने ठंडी हंसी निकाली। तो फिर इस बार उसे जाने दो। खैर, मैंने अंदर एक पिनहोल कैमरा लगाया है, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। मैं बाद में उसे लेने आऊंगा। ये कहकर वे दोनों साथ साथ चले गए। गलियारे में फिर से सन्नाटा छा गया, केवल कार्लोस और एमिली ही खंभे के पीछे रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एमिली की आंखें उलझन से भरी थीं, जबकि कार्लोस की अभिव्यक्ति कुछ जटिल लग रही थी, मानो वह गहरे विचार में डूबा हो। अंदर, एमिली ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में जांच का संकेत था। वह जानती थी कि अंदर मौजूद व्यक्ति रेनी वाइट है, क्योंकि सोफी और एडम दोनों ने उसका नाम लिया था। लेकिन फिर रेनी वाइट के साथ वह आदमी कौन था? उसके विचार भ्रम के जाल में उलझे हुए थे, जिन्हें सुलझाना असंभव था। एमिली की नज़र अनजाने में कार्लोस के चेहरे पर पड़ गई। उसकी आंखें इतनी शांत थीं, मानो उनमें न तो उदासी थी और न ही गुस्से का कोई निशान, मानो उसने जो कुछ भी सुना था उसका उससे कोई लेना देना ही न हो। यद्यपि कार्लोस के मन में रेनी वाइट के प्रति एक अलग प्रकार का स्नेह था, लेकिन इस समय उसका व्यवहार किसी विश्वासघाती व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं था। तुम परेशान क्यों नहीं लग रहे हो? एमिली खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। परेशान? मैं क्यों परेशान हूँ? एमिली उसके इस अलंकारिक प्रश्न से अचंभित हो गई, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी आवाज़ में तत्परता झलक रही थी। लेकिन रेनी वाइट वह व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं, है ना? कार्लोस हंसा, उसकी मुस्कुराहट में हल्की सी उपहास की झलक थी, मानो एमिली की बातें उसे हास्यास्पद लग रही हों। उसने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में लाचारी के भाव थे। एमिली, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझे रेनी वाइट पसंद है? यह मेरी गलती है कि मैंने आपके साथ बातें स्पष्ट नहीं की। रेनी और मेरे बीच का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। जब मैंने मैचमेकिंग के दौरान बताया कि मुझे कोई पसंद है, तो ये सिर्फ तुम्हें नज़रअंदाज करने का एक बहाना था। आखिरकार उस समय मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन मैं। कार्लोस ने एक क्षण विचार किया और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह अपने विचार व्यक्त करने वाला था, उनके सामने वाला दरवाजा खुल गया और दोनों तुरंत दरवाजे की ओर देखने लगे। इस समय उन्होंने केवल एक आकृति को जाते हुए देखा। वह एक आदमी था, उसके तेज कदमों में कुछ घबराहट थी। केवल उसकी पीठ को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन था कि वह कौन था। अध्याय 285, अध्याय 278। एमिली पाकर ने उस परिचित व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति बहुत तेजी से चला और जल्द ही गलियारे के अंत में गायब हो गया। एमिली की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसे ही रेनी वाइट लाउंज से बाहर आए, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने बाल और कपड़े ठीक किए, उसकी आंखों में घबराहट के भाव थे और वह जल्दी से वहां से चली गई। एमिली की नज़र रैनी पर पड़ी। उसने रैनी की गर्दन पर कुछ हल्के निशान देखे, मानो हल्के से काट लिया गया हो। रैनी ने अनजाने में उसका कॉलर खींचा, उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन अपनी आंखों में आत्मसंतुष्टि छिपा नहीं पाए। पहले तुम वापस जाओ, मैं बाद में आऊंगा। कार्लोस की आवाज़ एमिली के कानों में धीमी और गहरी सुनाई दी। एमिली थोड़ा स्तब्ध थी। वह जानती थी कि प्रथम अधिकारी का उद्घाटन समारोह शुरू होने वाला था और ऐसे अवसर पर युगल का एक साथ उपस्थित होना वास्तव में उचित नहीं था। वह एक क्षण के लिए झिझकी, सिर हिलाया और अकेले ही भोज कक्ष में वापस लौट गई। भोज कक्ष में बहुत तेज रोशनी थी। चमकदार क्रिस्टल झूमर से हल्की चमक फैल रही थी, जो चिकने संगमरमर के फर्श पर चमकदार रोशनी की छींटें प्रतिबिंबित कर रही थी। शानदार पोशाक पहने मेहमान भीड़ के बीच बातें करते और हंसते हुए इधर उधर घूम रहे थे। एमिली अभी हॉल में लौटी ही थी कि फे मैनर के भाई बहन उसके पास आ गए। भाभी, आप कहाँ चली गई थीं? मास्टर कार्टर बस तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, फे मैनर ने चिंता भरी नजरों से पूछा। उसकी आंखों में चिंता का भाव था। एमिली ने हल्के से मुस्कुराकर बात को टालने का बहाना बनाया। कुछ नहीं, मैं तो बस ताज़ी हवा खाने बाहर गया था। सिस्टर एमिली पाकर, ये भाई कार्टर का कोट है। अभी अभी गलती से उनके कपड़े गीले हो गए और उन्होंने इसे उतार दिया। रेनी वाइट की आवाज़ ने एमिली के विचारों को बाधित कर दिया। एमिली पीछे मुड़ा तो देखा कि रेनी वाइट कार्लोस का कोट लेकर आ रही है। लिलियाना मैनर ने कोट छीन लिया और रेनी को घूर कर देखा। उसका कोट तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? रेनी वाइट, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, भाई कार्टर एक विवाहित आदमी है, उसके साथ उलझना बंद करो। एमिली ने रेनी की ओर देखा। उसका चेहरा अभी भी लाल था, उसकी आंखों में झरने के पानी के दो कुंड थे जो स्पष्ट प्रकाश से झिलमिला रहे थे। रेनी कुछ नहीं बोली, बस एमिली को गहराई से देखती रही। उसकी नज़र में उत्तेजना का भाव था, मानो कुछ कह रही हो। तभी वह जल्दी से वहां से चली गई। एमिली ने भीड़ को देखा और उस जगह को ढूंढने की कोशिश की जो उसे परिचित लगे। उसे याद आया कि उस व्यक्ति ने हल्के भूरे रंग का सूट पहना हुआ था, लेकिन इस चमकदार रोशनी वाले हॉल में उसी रंग के सूट पहने हुए बहुत से लोग थे, जिससे पीछे से देखने पर पहचानना असंभव था। वह किसी भी बात पर आश्वस्त नहीं हो सकी। क्या इस समय तक कार्लोस लाउंज से वापस आ गया था? उसके कदम स्थिर और शांत थे, मानो अभी कुछ हुआ ही न हो। लिलियाना ने जल्दी से सूट जैकेट उसे थमा दी। कार्लोस ने जैकेट ली, हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अनजाने में उसकी नज़र एमिली पर पड़ गई। एमिली का दिल धड़क उठा। वह वास्तव में उससे पूछना चाहती थी कि उसके और रेनी के बीच वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन अचानक आए एक आवाज़ ने उसके शब्दों को बाधित कर दिया। भीड़ अचानक शांत हो गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति से भयभीत हो गई हो। आगे के लोगों ने रास्ता बनाया और एक लंबा, मध्यम आयु वर्ग का आदमी आया।
उनका चेहरा कठोर था, उनकी भौहों के बीच अधिकार की एक सहज आभा थी। उन्होंने काले रंग का जोंगशान सूट पहना हुआ था और रोशनी में उनके पदक चमक रहे थे। उनके आगमन से पूरे भोज कक्ष का माहौल गंभीर हो गया। एमिली ने जो शब्द कहने ही वाली थी उन्हें वापस निगल लिया, क्योंकि उसे पता था कि पहला अधिकारी आ चुका है। प्रथम अधिकारी के चारों ओर बहुत अधिक लोग थे, घनी भीड़ थी, ज्वार की तरह उमड़ रही थी। एमिली पंजों के बल खड़ी थी, फिर भी पहले अधिकारी का चेहरा साफ साफ नहीं देख पा रही थी। वे मेहमान उत्सुकता से आगे बढ़े, उनके चेहरों पर आकर्षक मुस्कान थी। कुछ तो लगातार अपना परिचय देते हुए पहले अधिकारी पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फ्लैश लाइटें टिमटिमा रही थीं, शोर लगातार जारी था, पूरा हॉल हलचल और उपयोगितावादी माहौल से भरा हुआ था। एमिली ने थोड़ा सा मुंह बनाया, उसे ऐसे शोरगुल वाले अवसर पसंद नहीं थे, न ही वह इस जानबूझकर की गई चापलूसी की परवाह करती थी। वह भीड़ के बीच से बचते हुए थोड़ा पीछे हट गई, एक शांत कोना ढूंढा और अकेले दीवार के सहारे टिक गई। उसने हल्के से ऊपर देखा, ऊंची छत को घूर रही थी, क्रिस्टल का झूमर सितारों की तरह चमक रहा था, लेकिन उसके दिल में भ्रम को उजागर करने में असमर्थ था। उसका मन अभी भी कार्लोस और रैनी के बीच के रिश्ते को लेकर संदेह से उलझा हुआ था, फिर भी उसे स्पष्ट रूप से पूछने का कोई मौका नहीं मिला। कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर जा रहे हैं, कार्लोस की आवाज़ ने अचानक उसके विचारों को बाधित कर दिया। एमिली ने अपना सिर घुमाया, ये देखकर कि कार्लोस किसी तरह भीड़ से बचकर उसके पास खड़ा था और उसे गर्मजोशी से देख रहा था। उसकी निगाहों में एक तरह की उदारता थी, मानो वह उसके मन की बात समझ रहा हो। प्रथम अधिकारी के निवास में एक शास्त्रीय उद्यान है जो देश की स्थापना से पहले से बचा हुआ है। कथित तौर पर एक पूर्वशाही उद्यान है जिसमें बहुत सुंदर दृश्य हैं। उसने धीरे से कहा, अध्याय 286, अध्याय 279। रात स्याही की तरह काली थी, चांदनी विरल पत्तियों के बीच से छनकर आ रही थी, धब्बेदार परछाइयां बना रही थी और मजिस्ट्रेट मैनर के बगीचे में शांति और रहस्य का स्पर्श जोड़ रही थी। एमिली पाकर अकेली खड़ी थी और सतर्क भाव से चारों ओर देख रही थी। रात की हवा के साथ उसकी स्कर्ट धीरे धीरे लहरा रही थी, उसके लंबे बाल उठकर उसके तनावग्रस्त चेहरे से चिपक गए थे। स्कर्ट के नीचे उसके पेट का हल्का सा उभार दिखाई दे रहा था, जिससे उसमें एक सौम्य मातृत्वपूर्ण चमक आ रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद जैसे ही एमिली मुड़कर जाने वाली थी, उसने देखा कि एक लंबा व्यक्ति धीरे धीरे पेड़ों की छाया से निकल रहा है। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, लगभग 40 साल का, चांदनी रात में चीड़ के पेड़ की तरह सीधा खड़ा था। उन्होंने गहरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जिसका किनारा हवा में लहरा रहा था, जो आज रात उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले अतिथियों की शानदार औपचारिक पोशाक के बिल्कुल विपरीत था। उनकी आकृतियां कोणीय थीं, ऊंची नाक, ठंडी लेकिन स्पष्ट आंखें, एक शांत और आधिकारिक आभा बिखेरती थीं, फिर भी लगभग अगोचर शांति के साथ। यद्यपि उनकी पोशाक साधारण थी, लेकिन उनका व्यवहार सम्मान की मांग करता था, मानो वे किसी शोरगुल वाले भोज से नहीं बल्कि शांत रात से संबंधित हों। आप उद्घाटन समारोह के अतिथि होंगे, है ना? आप गलत जगह आ गए हैं। उस आदमी की आवाज़ गहरी और कोमल थी, जिसमें अप्रत्याशित मनोरंजन का संकेत था। वह चांदनी में खड़ा था, अपना सिर थोड़ा नीचे किए हुए, उसकी निगाह एमिली के थोड़े उभरे हुए पेट पर पड़ रही थी, उसकी आंखों में कोमलता की झलक दिख रही थी। एमिली थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, फिर मन ही मन अपने पहले के अनावश्यक तनाव पर हंसने लगी। उसने अपना सिर उठाया और एक हल्की सी मुस्कान प्रकट की। माफ़ करना, मैं ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर आया था। वह धीरे से बोली, उसकी आवाज़ में गर्मजोशी और क्षमा याचना का भाव था। उस आदमी की निगाहें एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर टिक गईं, मानो वह किसी सुंदर पेंटिंग को निहार रहा हो। उसने हल्के से सिर हिलाया, उसके मुंह के कोने पर एक हल्का सा मोड़ था। अंदर इतने सारे लोगों के साथ थोड़ी देर बाद घुटन महसूस होने लगी। मैं भी थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर आया। बातचीत के बाद वे मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों भी एक दूसरे की तरह भोज कक्ष में हो रही चापलूसी से अनभिज्ञ थे और बाहर भाग गए थे। एमिली ने मन ही मन सोचा। एमिली ने अपने सामने खड़े आदमी के रंग रूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसका रंग कुछ पीला था, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे और भौहों के बीच थकान का एहसास था। उसने धीरे से कहा, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है, रोजाना काम करना थका देने वाला होगा। आपको अपने लिवर और प्लीहा का ध्यान रखना होगा। उसकी आवाज़ कोमल और गर्म थी, जैसे वसंत ऋतु में हवा चलती हो, जो किसी के दिल को गर्म कर देती हो। वह आदमी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने एमिली को फिर से देखा। हालांकि वह जवान थी, पर उसकी उपस्थिति असाधारण थी। वह हल्के से मुस्कुराए, उनके स्वर में जिज्ञासा थी, क्या आप चिकित्सा जानते हैं? एमिली धीरे से मुस्कुराए, मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। आपका शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने प्रारंभिक वर्षों में कोई गंभीर चोट लगी होगी और इन वर्षों में आप दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित रहे होंगे। आदमी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा था, लेकिन सालों पहले उन्हें एक गंभीर चोट लगी थी, जिससे उनकी जान जाते जाते बची थी। हालांकि उनकी पत्नी ने उन्हें बचा लिया था, फिर भी उनके शरीर में कुछ ऐसी छिपी हुई बीमारियां थीं जिनका इलाज दुनिया की सबसे उन्नत चिकित्सा पद्धति भी नहीं कर सकती थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ी युवती एक ही नज़र में उसकी समस्या को समझ लेगी। उसने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। सलाह के लिए धन्यवाद, मैं ध्यान रखूंगा। एमिली ने थोड़ा सा मुड़कर अपने पीछे भाप छोड़ते गर्म झरनों की ओर इशारा किया, जहां पानी की सतह चांदनी में धुंधली सी चमक रही थी, जिससे वह धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। आप अपने पैरों को भिगो सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। उसकी आवाज़ नर्म और गर्म थी, मानो कोई विचारशील छोटी सी टिप साझा कर रही हो। यहाँ का गर्म पानी मध्यम तापमान का, खनिजों से भरपूर और शरीर के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। वह बोल ही रही थी कि दूर से एक जानी पहचानी आवाज़ आए। कोई उसका नाम पुकार रहा था। आवाज़ कार्लोस जैसी लग रही थी। एमिली मंद मंद मुस्कुराए और आवाज़ की दिशा में मुड़ी। उसने देखा कि कार्लोस तेजी से उसकी ओर आ रहा है। चांदनी में उसका शरीर खासा लंबा लग रहा था, उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। मेरे पति मुझे ढूंढने आए हैं।
एमिली ने धीरे से कहा, उसके स्वर में गर्मजोशी का भाव था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, अपने सामने खड़े आदमी को देखा, उसकी आंखें गंभीर थीं। वैसे अगर आप अपनी पुरानी बीमारियों का इलाज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल के सामने वाले छोटे से क्लिनिक में पा सकते हैं। मेरा नाम एमिली पाकर है। वह धीरे से मुस्कुराए, उसकी आंखों से एक सौम्य शक्ति झलक रही थी। वह चुपचाप उसे प्रोत्साहित कर रही थी। आदमी ने सिर हिलाया और थोड़ा सा मुड़कर कार्लोस की ओर देखने लगा। एमिली ने उस आदमी को सिर हिलाकर इशारा किया, धीरे से अपनी स्कर्ट उठाई और कार्लोस की ओर चल दी। कार्लोस ने एमिली को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में राहत की झलक दिखी। वह तेजी से आगे बढ़ा, एमिली का हाथ थाम लिया और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। अध्याय 287, अध्याय 280। मुख्य अधिकारी के उद्घाटन समारोह के बाद एमिली पाकर और कार्टर के संबंधों में काफी सुधार हुआ। हालांकि कार्लोस ने बाद में रेनी वाइट के साथ अपने रिश्ते का उल्लेख नहीं किया और एमिली ने आगे कुछ नहीं पूछा। इस दिन एमिली हमेशा की तरह अपनी मेज पर बैठी थी। एक दस्तावेज को निपटाने के बाद उसने धीरे से अपनी कनपटियों को सहलाया। कार्टर क्लैन ग्रुप का महाप्रबंधक बनने के बाद से एमिली का जीवन काफी व्यस्त हो गया था। श्रीमती कार्टर गर्भावस्था के बाद अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती थीं और इवान पामर को बार बार याद दिलाती रहती थीं कि वह अपना कार्यभार उचित रूप से हल्का करें। इवान पामर ने इस अवसर पर सुझाव दिया कि एमिली अस्थायी रूप से स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की परियोजना पर ध्यान केंद्रित करें, जिसमें संस्थान, कार्टर क्लैन ग्रुप और ईस्टर्न हॉस्पिटल के बीच सहयोग शामिल था, जो पूरे समूह द्वारा अत्यधिक मूल्यवान परियोजना थी। एमिली और एडम विलो ने संयुक्त रूप से कार्यभार संभाला, जिससे दोनों के बीच लगातार बातचीत होना अनिवार्य हो गया। सौभाग्य से एडम विलो ने हमेशा कंपनी में व्यवसाय पहले के सिद्धांत का पालन किया, जिससे एमिली के लिए चीजें आसान हो गईं। जैसे ही एमिली उठी, कार्यालय का दरवाजा अचानक चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। एक परिचित व्यक्ति अंदर आया। वह सोफी पाकर थी। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन रखी थी, उत्तम मेकअप किया हुआ था, उसकी भौहें थोड़ी उठी हुई थीं, जिससे अहंकार का आभास हो रहा था। उसने चारों ओर नजर घुमाई, कार्यालय का निरीक्षण किया। उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक चमक दौड़ गई। ये कार्यालय कार्लोस का था, जहां से शानदार दृश्य दिखाई देता था और यह फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों से घिरा हुआ था तथा आलीशान कालीन पर सूरज की रोशनी पड़ती थी, जिससे यह असाधारण रूप से भव्य लगता था। एमिली ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ी, कार्यालय के बाहर देखा। सोफी को हटाने के लिए किसी को बुलाने के लिए तैयार थी। सोफी पहले बोली, उसके स्वर में व्यंग्य का भाव था। एमिली, किसने सोचा था कि हम एक दिन यहाँ मिलेंगे? उसने जानबूझकर अपने शब्दों को लंबा कर दिया। उसके होठों पर एक उपेक्षापूर्ण मुस्कान खेल रही थी। एमिली ने उसे ठंडेपन से देखा, उसका स्वर उदासीन था। सोफी, यह मेरा ऑफिस है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हें असिस्टेंट एडम की तलाश है तो सीधे उससे संपर्क करो। मैं व्यस्त हूँ और तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। सोफी प्रभावित नहीं हुई। वह जानबूझकर कार्यालय में इधर उधर टहल रही थी। उसकी निगाहें एमिली की मेज पर टिकी थीं। उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। तस्क तस्क, ये कार्यालय कार्लोस का हुआ करता था। तुम सचमुच भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह पद इतनी जल्दी मिल गया। लेकिन आपकी किस्मत साथ देगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। वह जानबूझकर रुकी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह एमिली की उलझन का आनंद ले रही हो। एमिली ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोफी क्या कहना चाह रही है। सोफी ने उसकी उलझन को भांप लिया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। उसके स्वर में एक प्रकार का दुख था। क्या तुम अभी कार्लोस को ढूंढ रही थी? मैंने अभी उसे एक कॉल का जवाब देते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वह रेनी वाइट का कॉल था। उसने जानबूझकर एमिली की ओर देखा। उसकी मुस्कुराहट और अधिक स्पष्ट हो गई। रेनी वाइट। सोफी ने उसकी उलझन भांप ली। उसकी मुस्कान और भी साफ दिखाई देने लगी। एमिली सचमुच नादान थी। उसे अभी तक पता नहीं था। रेनी वाइट और कार्लोस बहुत पहले साथ सो चुके थे। रेनी वाइट ने आज सुबह ही प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया है और वो प्रेग्नेंट है। सोफी की आंखें और भी अधिक खुशी का संकेत दे रही थीं। रेनी वाइट कार्लोस के बच्चे के साथ गर्भवती थी, जिससे एमिली और उसके पेट में पल रहा बच्चा खतरे की स्थिति में थे। सोफी के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी आंखें धूर्तता से चमक रही थीं। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह खबर अभी ज्यादा लोगों को नहीं बताई जा सकती। वह पहले ही रेनी वाइट के साथ एक समझौते पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने रेनी को सलाह दी थी कि वह अपनी गर्भावस्था के दौरान कम से कम लोगों से मिले, बाहर कम से कम जाए और अनावश्यक ध्यान से बचें। जब रेनी का पेट बड़ा हो जाएगा और बच्चे का गर्भपात आसानी से नहीं हो सकेगा तो वह ये खबर जनता को बता देगी। तब तक बच्चे के समर्थन के साथ रेनी की स्थिति स्वाभाविक रूप से काफी बढ़ जाएगी। सोफी मन ही मन खुश हुई। वह मिसेस कार्टर के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानती थी। एक बार जब रेनी कार्लोस के बच्चे की मां बनने वाली थी तो मिसेस कार्टर चाहे रेनी को कितना भी नापसंद क्यों न करती हो, वह उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार कार्टर परिवार का रक्त संबंध सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए श्रीमती कार्टर रेनी को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने का जोखिम नहीं उठाएंगी। निश्चिंत रहें, मैं आज भाई एडम से मिलने नहीं आई हूँ, मैं आपके साथ व्यापार पर चर्चा करने आई हूँ, सोफी ने जानबूझकर कहा। अध्याय 288, अध्याय 281। कॉन्फ्रेंस रूम में इवान पामर गहरे रंग का सूट पहने कॉन्फ्रेंस टेबल के सिरहाने बैठे थे। उनकी नजरें तेज थीं और वे वहां मौजूद कार्टर कबीले के अधिकारियों पर नजर गड़ाए हुए थे। सोफी पाकर और कई सरकारी अधिकारी भी पास में बैठे थे। इवान पामर ने अपना गला साफ किया। उनकी आवाज स्थिर और शक्तिशाली थी। आज से सरकारी कार्य समूह हमारे कार्टर कबीले में तैनात रहेगा और उप टीम लीडर पाकर भी हमारे साथ काम करेंगे। हम सरकारी कार्य समूह और उप टीम लीडर पाकर का स्वागत करते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सोफी पाकर खड़ी हो गईं। उसने हल्के नीले रंग का प्रोफेशनल सूट पहना था जो उसकी गोरी और दमकती त्वचा को और भी निखार रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसने हल्के से सिर हिलाकर वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया।
एडम विलो को अभी अभी पता चला था कि सोफी कार्य समूह की उपनेता बन गई है और कार्टर कबीले में आ गई है। एमिली पाकर पहले से ही गर्भवती थी, लेकिन सोफी हमेशा सतर्क रहती थी। उसे डर था कि एमिली और एडम काम के मामलों को लेकर फिर से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और पुरानी भावनाएं फिर से जागृत हो सकती हैं। इसलिए उसने कार्टर कबीले में एमिली और एडम पर नजर रखने का अवसर पाने के लिए बहुत प्रयास किया। इवान पामर ने तालियों की गड़गड़ाहट का नेतृत्व किया। उनकी तालियां तीव्र और शक्तिशाली थीं और विभाग के प्रबंधकों ने भी उनका अनुसरण किया, जिससे सम्मेलन कक्ष उत्साहपूर्ण तालियों से भर गया। एमिली पाकर कोने में बैठी हुई धीरे से ताली बजा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक थी जिसे पहचानना मुश्किल था। कार्लोस सम्मेलन की मेज के दूसरे छोर पर बैठा था। उसकी टाई उसकी छाती पर ढीली लटक रही थी और उसकी निगाहों में तिरस्कार और व्यंग्य का भाव था। उसने उपहास करते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि उपनेता पाकर हमें किस बारे में मार्गदर्शन दे सकते हैं? क्या ये कि एक मालकिन को अपनी ही बहन को कमजोर करने में कैसे मदद की जाए? बोलते बोलते उसकी नज़र सोफी पर टिक गई और उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया, गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश की और फिर अपना सिर उठाया। उसकी निगाह तलवार की तरह तेज थी कार्लोस की ओर। कार्लोस, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आप यहाँ एक सहायक से अधिक कुछ नहीं हैं। आपके पास बोलने की कोई जगह नहीं है। उसकी आवाज़ सम्मेलन कक्ष में गूंज उठी। कार्लोस ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। आप और सहायक विलो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बकवास कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि आपकी योग्यता के अनुसार आप उपनेता बनने के योग्य नहीं हैं। उनकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, फिर भी शांत सम्मेलन कक्ष में यह विशेष रूप से तीखी थी। सोफी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्रोध के कारण उसके कंधे हल्के से कांपने लगे। उन्होंने ज्यादा समय तक काम नहीं किया था और उनकी योग्यताएं भी कमजोर थीं। उन्हें उपनेता इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि उनके पास एक तुरुप का पत्ता था। कार्लोस सम्मेलन कक्ष के कोने में आलसी भाव से बैठा था। सोफी कार्लोस के सामने गई, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आत्मसंतुष्ट होकर बोली, तुम्हें जल्द ही मेरी क्षमताओं का एहसास हो जाएगा। कम से कम मैं डॉक्टर स्टेलिंग से संपर्क तो कर पाऊंगा और उन्होंने मेरे ईमेल का जवाब भी दिया। जहां तक आपकी बात है तो शायद आप डॉक्टर स्टेलिंग का ईमेल पता भी नहीं जानते होंगे, है ना? उसकी आवाज़ में शेखी बघारने का भाव था और उसकी आंखों में गर्व के भाव थे, मानो वह कोई मुन्नी हो जो अपनी पूंछ हिलाकर कार्लोस को देख रही हो। एमिली पाकर एक तरफ खड़ी होकर अपना मुंह थोड़ा सा खोला, मानो वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाए। कार्लोस की अभिव्यक्ति सचमुच गंभीर हो गई और उसने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। चिकित्सा जगत के एक दिग्गज होने के नाते डॉक्टर स्टेलिंग की संपर्क जानकारी बेहद निजी थी। वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे या बाहरी दुनिया से संपर्क करते थे। कार्लोस ये सोचे बिना नहीं रह सका कि सोफी ने उससे संपर्क कैसे किया। छोटी सोफी, क्या तुमने सचमुच डॉक्टर से संपर्क किया था? एडम विलो उत्साह में खड़े हो गए। मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर स्टेलिंग का छात्र न बन पाने के कारण वह हमेशा नाराज रहते थे और इस वजह से सोफी के प्रति उनमें नाराजगी पैदा हो गई थी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर स्टेलिंग से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें संदेह था कि एमिली ने डॉक्टर स्टेलिंग से संपर्क किया होगा और उनके बारे में कुछ बुरी बातें कही होंगी, जिसके कारण डॉक्टर स्टेलिंग ने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से सोफी डॉक्टर स्टेलिंग से संपर्क करने में सफल रही। सबकी प्रतिक्रिया देखकर सोफी का गर्व और भी बढ़ गया और उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठा लिया। बाद में उसे पता चला कि एमिली इतनी घृणित थी कि उसने भाई एडम के बारे में डॉक्टर स्टेलिंग से उनकी पीठ पीछे बुरी बातें की थीं, जिसके कारण भाई एडम उनके छात्र नहीं बन सके। बहुत दिमाग खपाने के बाद उसे एक रास्ता मिल गया। जब एमिली पाकर परिवार के घर पर रहती थी तो उसने उनके पिता का कंप्यूटर इस्तेमाल किया था। हालांकि उसके निशान मिट गए थे। सोफी ने एमिली द्वारा उपयोग किए गए कंप्यूटर को पुनः स्थापित करने के लिए एक कंप्यूटर विशेषज्ञ को ढूंढा, उस ईमेल पते को ढूंढा और डॉक्टर स्टेलिंग से संपर्क किया। चूंकि उन्होंने डॉक्टर स्टेलिंग से संपर्क किया था, इसलिए सरकार ने उन्हें उपनेता के पद पर नियुक्त किया। इवान पामर ने सोफी को उत्सुकता और प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उपनेता पाकर, चूंकि आपने डॉक्टर स्टेलिंग से संपर्क किया है, इसलिए कृपया उन्हें देश में आने की व्यवस्था करें जब हमारे साथ इस परियोजना पर चर्चा करना सुविधाजनक हो। इवान पामर की नज़र सोफी और कार्लोस के बीच घूम गई और वह भावुक हुए बिना नहीं रह सके। दोनों ही उसके बेटे थे, लेकिन एडम हर तरह से कार्लोस से अधिक मजबूत था, यहाँ तक कि उसे ऐसी पत्नी भी मिल गई जो डॉक्टर स्टेलिंग जैसे चिकित्सा क्षेत्र के दिग्गज से संपर्क कर सकती थी। सोफी हल्की सी मुस्कुराई, उसके स्वर में आत्मविश्वास की झलक थी। यह मुश्किल नहीं है, मैं डॉक्टर को ईमेल भेज दूंगा, वह मेरे ईमेल का तुरंत जवाब देंगे। ये कहते हुए उसने अपने बैग से लैपटॉप निकाला। उसके आसपास खड़े सभी लोगों की निगाहें अनायास ही उसकी ओर मुड़ गईं और सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद सोफी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उसने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया हो। निश्चित रूप से कुछ ही देर में उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक नया ईमेल अलर्ट आ गया। उसने जल्दी से ईमेल खोला, उस पर एक नज़र डाली, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ऊपर देखा। देखिए, डॉक्टर ने पहले ही जवाब दे दिया है। सोफी ने हल्की सी मुस्कान के साथ स्क्रीन पर टैप किया और अपने लैपटॉप का डिस्प्ले कॉन्फ्रेंस रूम की बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिया। स्क्रीन पर जल्द ही एक ईमेल की विषय वस्तु दिखाई देने लगी, जिसमें फ्रेंच भाषा में लिखे पाठ की पंक्तियां बड़े करीने से व्यवस्थित थीं, जो विशेष रूप से पेशेवर लग रही थीं। हालांकि सोफी के चेहरे पर थोड़ी उलझन दिख रही थी। हालांकि उसने ईमेल में कुछ संख्याएं और समय देखे, लेकिन बाकी कुछ समझ नहीं पाए। भाई एडम, कृपया मुझे देखने में मदद करें। सोफी ने थोड़ी सी उत्सुकता के साथ अपना सिर एडम विलो की ओर घुमाया। उसकी आवाज़ में हल्का सा गुस्सा था। एडम विलो ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुड़ी और एक असहज भाव दिखाया।
उसने हल्की सी खांसी की, उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी। छोटी सोफी, कॉलेज में मैंने सिर्फ लैटिन और अंग्रेजी सीखी है, इसलिए मुझे फ्रेंच भी समझ नहीं आती। लेकिन हमारी कंपनी में अनुवादक हैं। तभी सम्मेलन कक्ष में तीखी और जोरदार हंसी गूंज उठी। कार्लोस कोने में बैठा था, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में खुशी का भाव था। कार्लोस, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम डॉक्टर स्टर्लिंग का मजाक उड़ा रहे हो? सोफी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने कार्लोस को घूरा, उसकी नज़रें गुस्से और शर्मिंदगी से भरी थीं। उसने अपने हाथों को इतनी कसकर भींच लिया था कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए थे। वह काफी उत्तेजित लग रही थी। हालांकि कार्लोस ने उसकी पूछताछ पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल अपना सिर थोड़ा हिलाया। एमिली पार्कर ने भी अपनी भौं को हल्के से दबाया, जिससे उनके चेहरे पर परेशानी का भाव प्रकट हुआ। उसने आह भरी, उसके स्वर में थोड़ी बेबसी झलक रही थी। सोफी, मुझे लगता है कि असिस्टेंट कार्टर आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि यह ईमेल वास्तव में डॉक्टर स्टर्लिंग का नहीं है, यह एक स्वचालित सिस्टम उत्तर है। एमिली की आवाज़ धीमी थी, लेकिन शांत सम्मेलन कक्ष में वह विशेष रूप से स्पष्ट थी। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी और मन ही मन सोचा कि लगता है डॉक्टर स्टर्लिंग को एक नए ईमेल पते की आवश्यकता होगी। अध्याय 289, अध्याय 282। सोफी पाकर सुन रही थी, उसके चेहरे पर स्पष्ट तिरस्कार था, उसके मुंह के कोने थोड़े उठे हुए थे और एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। एमिली पाकर, नाटक करना बंद करो। एडम विलो, यहाँ तक कि श्री विलो के सहायक भी फ्रेंच नहीं समझते। क्या आप एक कॉलेज ग्रेजुएट फ्रेंच समझते हैं? उसने अपने दोनों हाथ मेज पर रख दिए, उसकी निगाहें उत्तेजक ढंग से एमिली पाकर पर टिकी थीं। सोफी के सवालों का सामना करते हुए एमिली ने हल्के से मुस्कुराकर शांति से कहा, सोफी, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो क्यों न तुम डॉक्टर स्टर्लिंग को एक और ईमेल भेजकर उनसे मिलने का समय तय कर लो। सोफी ने जल्दी से अपनी उंगलियां स्क्रीन पर घुमाईं और दूसरा ईमेल भेज दिया। जल्द ही एक स्वचालित उत्तर वापस आ गया। सोफी का चेहरा तुरंत उदास हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह प्रोजेक्शन को घूरने लगी। हालांकि वह फ्रेंच नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन एक जैसा जवाब देखकर वह थोड़ी असहज हो गई। बैठक कक्ष में लोग चर्चा करने लगे, कुछ लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। इवान पामा कॉन्फ्रेंस टेबल के सिरहाने बैठे थे, उनके चेहरे पर थोड़ी सी असहजता थी। उन्होंने गला साफ किया, खड़े हुए और कहा, ठीक है, चलो आज की मीटिंग खत्म करते हैं। सब लोग वापस जाकर तैयारी करो। उसने हाथ हिलाकर सबको चले जाने का संकेत दिया। एडम विलो उदास चेहरे के साथ बैठक कक्ष से बाहर चला गया, जबकि सोफी ने धीरे से कहा, मैं बहुत नाराज हूँ, ये बात समझ से परे है। एमिली सिर्फ कॉलेज ग्रेजुएट होकर फ्रेंच कैसे समझ सकती है? वह जल्दी से एडम विलो के पीछे चली गई। एडम विलो रुक गया, पलटकर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। छोटी सोफी, बातें करना बंद करो। डॉक्टर स्टर्लिंग से संपर्क करने का मामला मुझ पर छोड़ दें। उनकी आवाज़ धीमी और दृढ़ थी, जिसमें निर्विवाद अधिकार का भाव था। सोफी अचंभित रह गई, उसकी आंखों में शिकायत की झलक दिखाई दी। भाई एडम, क्या तुम्हें मेरी कार्यक्षमता पर भरोसा नहीं है? सोफी की आवाज़ और तीखी हो गई। भाई एडम, क्या तुम्हें मेरी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है? यदि एमिली ऐसा कर सकती है तो मैं भी निश्चित रूप से कर सकता हूँ। आखिरकार मैं एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट स्नातक हूँ और यहाँ तक कि शीर्ष नेता भी मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। शीर्ष नेता का उल्लेख करने पर एडम विलो रुक गए, हल्की सी आह भरी और उनका स्वर काफी नर्म हो गया। छोटी सोफी, मेरा यह मतलब नहीं था। उसने सोफी की भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की अब और चिंता मत करो। वह रुक गया, उसकी आंखों में गहरे विचार की झलक उभरी। आपने मुझे कार्टर कबीले और रेडस्टोन कैपिटल के सहयोग के बारे में जो पहले बताया था, क्या आपको यकीन है कि यह सच है? क्या रेडस्टोन सचमुच मेरे पिता और मुझे पूरे कार्टर कबीले पर कब्जा करने में मदद कर सकता है? सोफी की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई, उसकी आंखों में गर्व की झलक थी। बेशक, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? रेडस्टोन पहले ही सहमत हो चुका है। जब तक हम अच्छा सहयोग करते रहेंगे, कार्टर कबीले पर कब्जा करना बस समय की बात है। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी निगाहों में थोड़ा गर्व था। चूंकि एडम विलो ने पहले ही निर्णय कर लिया था कि वह अब डॉक्टर नहीं बनेगा, इसलिए वह अब डॉक्टर स्टर्लिंग के पास नहीं रुका। अब वह कार्टर कबीले की अधिक इच्छा रखता था। वह कार्लोस से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, कार्टर कबीले पर कब्जा करना चाहता था, जिससे कार्लोस के पास कुछ भी न बचे और एमिली को एहसास हो कि उसने गलत अनुमान लगाया था। एडम विलो ने कहा, निश्चिंत रहो, मुझे पता है कि क्या करना है। रेडस्टोन के साथ मैंने पहले ही बातचीत कर ली है, वे हमारा पूरा समर्थन करने के लिए सहमत हो गए हैं। तब तक कार्टर कबीला हमारा हो जाएगा। एडम विलो ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में संतुष्टि के भाव थे। उसने सोफी के कंधे पर हल्के से थपथपाया, उसके स्वर में थोड़ी आश्वस्ति थी। वाह, मुझे तुम पर विश्वास है। उसकी निगाहों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था, मानो खुद को प्रेरित कर रहा हो। जब तक हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम पूरा न कर सकें। सोफी के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई जब उसने एडम विलो को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर थोड़ा झुक गई। उसकी आंखों में उत्सुकता की झलक थी। गलियारे में खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, उन पर रोशनी और छाया का एक टुकड़ा बना रही थी, मानो उस गौरव का संकेत दे रही हो जो उनका इंतजार कर रहा था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।